बांग्लादेश में पिछले 5 दिनों से कट्टरपंथी लगातार हमले कर रहे हैं और वहां हिंदुओं के खिलाफ एक डर का माहौल है, जिसके सामने यूनुस सरकार का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल होता दिख रहा है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश के खुलना शहर में आज अज्ञात हमलावरों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ तख्ता पलट करने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल एक युवा नेता को गोली मारकर उसे घायल कर दिया है। और ये युवा नेता हैं 42 वर्ष के मुतालिब सिकदर और ये जातीय श्रमिक शक्ति पार्टी का नेता है। इस नेता को बहुत करीब से गोली मारी गई है जो उसके सिर को छूते हुए निकल गई। बांग्लादेश के मीडिया के मुताबिक इलाज के बाद अब इस नेता की जान को कोई खतरा नहीं है और बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियों ने अब तक इस मामले में किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है। बांग्लादेश में पिछले 11 दिनों में दूसरी बार एक छात्र नेता पर ऐसा हमला हुआ है। आपको याद होगा, इससे पहले 18 दिसंबर को एक छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत हो गई थी, जिस पर 12 दिसंबर को ढाका में हमला हुआ था और उसे भी ऐसे ही सिर में गोली मारी गई थी। उस्मान हादी जुलाई 2024 में बांग्लादेश में हुए आंदोलन में शामिल एक छात्र संगठन का प्रमुख नेता था और इस छात्र संगठन का नाम है इकबाल मंच। यानी पिछले 12 दिनों में बांग्लादेश के 2 छात्र नेताओं की हत्या, एक की हो चुकी है और दूसरे की कोशिश की गई। इसके बाद बांग्लादेश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए और ऐसा लगा कि मानो बांग्लादेश अगस्त 2024 की तरह एक बार फिर से अस्थिर हो गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेश में छात्र नेताओं का दुश्मन आखिर कौन है? ये कौन है जो छात्र नेताओं को एक एक करके मारना चाहता है? वहां पर लगातार छात्र नेताओं पर हमले क्यों हो रहे हैं? उस्मान हादी पर हमले के बाद से उसके समर्थक आरोप लगा रहे हैं कि उस्मान हादी पर हमला करने वाले लोग भारत में छिपे हुए हैं, लेकिन अब खुद बांग्लादेश की जांच एजेंसी कह रही है कि उनके पास उस्मान हादी के हमलावरों के बारे में कोई पक्की जानकारी है ही नहीं। তো আমরা আপনাদের সামনে হয়তো এই ব্রিফিংয়েরই হয়তো এইভাবে দরকার হতো না। শেষ অবস্থানটা সুনির্দিষ্টভাবে আমাদের কাছে এইভাবে তথ্য নাই। আমরা নানাভাবে আমাদের তদন্তকারী অফিসাররা, আমাদের গোয়েন্দারা চেষ্টা করে যাচ্ছে। আর যেটা আপনি বলেছেন যে উনি সে আসামি বর্ডার পার হয়ে চলে গেছে কিনা, এই বিষয়টা আমাদের কাছে সুনির্দিষ্ট তথ্য আমরা এখনো কনফার্ম হতে পারিনি যে সে হয়ে চলে গেছে। এটা একটা হতে পারে, এটা একটা অনেক সময় অপরাধীরা নানা ধরনের তথ্য দিয়ে, বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে নিজেদের অবস্থানটা গোপন করারও প্রয়াস চালাতে পারে, সেরকম একটা প্রচেষ্টা হতে পারে। আমরা দেশের ভিতরে বা কোথায় সে আছে আমরা তার অনুসন্ধান তদন্ত আমরা চালিয়ে যাচ্ছি এবং যে কোনো দেশের ভিতরে কোথাও আছে কিনা থাকলে আমরা তাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা আমাদের। इकबाल मंच ने बांग्लादेश की यूनिस सरकार को उस्मान हादी की हत्या की रिपोर्ट 24 घंटे में देने के लिए एक चेतावनी दी है। अब तक बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को इकबाल मंच का समर्थन मिला हुआ था, लेकिन जब से इकबाल मंच के इस नेता की हत्या हुई है, अब इकबाल मंच इस समर्थन को लेकर पुनर्विचार कर रहा है। यानी अब इकबाल मंच यूनुस सरकार के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन कर सकता है। इसकी एक और वजह है, यूनुस सरकार पहले ही इकबाल मंच के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा चुकी है। अब बांग्लादेश के ढाका विश्वविद्यालय के बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान हॉल का नाम बदलकर शहीद शरीफ उस्मान हादी हॉल कर दिया गया है। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता हैं और बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति भी हैं और उन्हें बांग्लादेश का फादर ऑफ द नेशन यानी राष्ट्रपिता कहा जाता है। लेकिन अब एक कट्टरपंथी नेता के लिए शेख मुजीबुर रहमान के नाम को मिटा दिया गया और उस हॉल का नाम अब शेख मुजीबुर रहमान की बजाय इस नए नेता के नाम पर रखा जाएगा। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के मुताबिक यूनुस सरकार कट्टरपंथियों को मजबूत कर रही है, भारत विरोधी माहौल बना रही है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है, जो बांग्लादेश के साथ पूरे इलाके की सुरक्षा के लिए भी एक खतरा है। आज ढाका में 25 वर्ष के हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या के विरोध में एक विरोध प्रदर्शन किया गया। दीपू दास के बारे में तो आप जानते ही हैं, दीपू चंद्र दास जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। 18 दिसंबर को बांग्लादेश के मेमन सिंह जिले में दीपू चंद्र दास की पीट कर हत्या कर दी गई थी
और फिर दीपू की डेड बॉडी को, उसके शव को सरेआम आग लगाकर जला दिया गया। आज ढाका में इसके विरोध में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है और उनका दावा है कि दीपू दास को गले में लाल रंग का धागा पहनने के लिए पहले परेशान किया गया और ये जो लाल रंग का धागा है ये हिंदुओं का एक धार्मिक प्रतीक है और हिंदू होने की वजह से ही उसे भारत का एजेंट बताया गया और फिर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। As far we know, we got this information that he has some issue with his colleagues, and they had used this word that defamation of religion or insult of religion. They have used this clause to kill that person, and this is very normal case for us because last 1 year we have seen so many cases like this, and recently this case is being so big because we have known you all watched a video over social media. आज पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बांग्लादेश के हाई कमीशन के सामने बीजेपी ने दीपू दास की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया है। वो तस्वीरें भी आप देखिए। तो दीपू चंद्र दास को मिलाकर बांग्लादेश में इस साल जनवरी से लेकर अब तक अल्पसंख्यक समुदाय के 50 से ज्यादा लोगों की हत्या की जा चुकी है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हिंसा का ये जो पैटर्न है ये बढ़ता जा रहा है और जब ये हिंसा होती है तो बड़ी क्रूर होती है। आपको याद होगा पिछले साल इस्कॉन के एक संत चिन्मय कृष्ण दास को भी ऐसे ही जेल में डाल दिया गया था। वर्ष 1951 में बांग्लादेश में 22% हिंदू थे और तब बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान आजाद होकर बांग्लादेश बना और तब वहां पर 13.5% हिंदू थे, यानी 8.5% हिंदू अब कम हो चुके हैं। वर्ष 2022 में वहां सिर्फ 8% हिंदू बचे हैं, यानी 5.5% और कम हो गए। सरकारें बदली और इस इलाके का नाम भी बदल गया, लेकिन एक चीज नहीं बदली और वो ये है कि वहां हिंदुओं की संख्या लगातार घटती चली जा रही है। आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन क्या बांग्लादेश के लोग जानते हैं कि 1971 के युद्ध में भारत ने उस जमाने में 500 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो आज के हिसाब से करीब 25,000 करोड़ रुपए हैं। 15 दिसंबर 1971 तक बांग्लादेश के लगभग 1 करोड़ रिफ्यूजी भारत में आकर रह रहे थे और इन पर भारत सरकार ने उस समय 525 करोड़ रुपए खर्च किए, जो आज के समय में 25,500 करोड़ रुपए बनते हैं, यानी 50,000 करोड़ रुपए तो सीधे सीधे यही हो गए। इसके अलावा इस युद्ध में भारत की तीनों सेनाओं के करीब 3,900 सैनिक शहीद हुए थे। हमारे लगभग 10,000 सैनिक इस युद्ध में घायल हुए थे और ये सब हमने किसके लिए किया? सब बांग्लादेश की आजादी के लिए। हमारी वायुसेना के 75 लड़ाकू विमान उस समय नष्ट हुए थे। आप सोचिए, आज तो हम 3, 4, 5 अगर अफवाह ये फैल जाती है कि भारत के 4 या 5 विमान नष्ट हो गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, इस अफवाह के आधार पर भी हमारे देश में ये कितना बड़ा मुद्दा बन जाता है। और सोचिए, बांग्लादेश के दौरान तो हमारे 75 हवाई जहाज नष्ट हुए थे उस युद्ध में। ये बहुत बड़ी बात है और ये 75 विमान हमने अपने नष्ट करवाए, 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए, 3900 सैनिकों ने शहादत दी। सब किसके लिए? बांग्लादेश के लोगों के लिए, बांग्लादेश की आजादी के लिए। और आज 54 साल बाद बांग्लादेश भारत के इस एहसान को भूल चुका है। बांग्लादेश के 17.5 करोड़ लोग हमारे सैनिकों की इस कुर्बानी को भूल चुके हैं। जिस बांग्लादेश के लिए भारत के सैनिकों ने अपना बलिदान दिया, वहीं पर आज हिंदुओं का खून बह रहा है। वर्ष 1971 में भारत ने बांग्लादेश के करोड़ों लोगों के मानवाधिकार के लिए यह युद्ध लड़ा और आज वहां पर मानवता को ऐसे कुचला और रौंदा जा रहा है और हिंदू वहां पर खतरे में है।
शांति के लिए जिस देश का जन्म हुआ वो अब हिंदुओं के खिलाफ डर और हिंसा की नई पहचान बन गया है। बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले और हिंदुओं की हत्याएं कोई संयोग नहीं है, ये एक खतरनाक सिलसिला है। वहां पर लगातार कट्टरपंथियों की भीड़ हिंदुओं को खत्म करने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेश में आज हिंदू होना आसान नहीं है। भारत अपनी तरफ से कोशिशें कर रहा है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात है कि दुनिया भर के देश इस मामले पर चुप बैठे हैं। दुनिया के देशों की चुप्पी देखिए। जो बड़े बड़े देश आज खुद को महाशक्ति मानते हैं, जो मानवाधिकारों के अपने आप को चैंपियन मानते हैं, जो लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, मानवाधिकारों की बात करते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, धार्मिक आजादी की बात करते हैं, ये सारे देश चुप बैठे हुए हैं और इन सारी कट्टरपंथी घटनाओं को देख रहे हैं चुपचाप। और ये देखकर भारत के 146 करोड़ लोगों को दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे देश के लोगों ने इसी बांग्लादेश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी। और आज बांग्लादेश ये सब कुछ भूल चुका है। बांग्लादेश के हालात पर वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने 4 बड़ी बातें बताई। पहला, बांग्लादेश को जानबूझकर भारत का दुश्मन बनाया जा रहा है। दूसरा, बांग्लादेश की यूनुस सरकार कट्टरपंथियों के नियंत्रण में है और यही कट्टरपंथी भारत के प्रति नफरत को बढ़ा रहे हैं और हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। तीसरा, भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर बांग्लादेश के कुछ नेताओं के बयानों को शेख हसीना ने खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना बताया है। और चौथा, शेख हसीना ने भारत को बांग्लादेश का सबसे भरोसेमंद और स्थायी दोस्त कहा। शेख हसीना को बांग्लादेश में फांसी की सजा दे दी गई है और वो अगस्त 2024 से ही भारत में शरण लिए हुए हैं।